11वीं कक्षा का प्रथम पाठ वनस्पति शास्त्र में पढ़ा, जिसका नाम था लिविंग वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जैविक वर्गीकरण। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब जीवों का वर्गीकरण। आखिर क्यों जरूरत पड़ी जीवों के वर्गीकरण की? जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स। IUCN ने, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ने यह बताया कि पृथ्वी पर, दैट इज ऑन अर्थ, 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख जातियां हैं, जिनमें से प्लांट्स की जातियां, पादप की जातियां कितनी बताई गई? 0.5 मिलियन। जबकि जंतुओं की यानी कि एनिमल्स की 1.2 मिलियन, दैट इज 12 लाख जातियां बताई गई। बन जाता है एक छोटा सा क्वेश्चन, वो यूं पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि पृथ्वी पर नंबर 1, पादप की संख्या जंतुओं से अधिक है। नंबर 2, पादप की संख्या जंतुओं से कम है। नंबर 3, दोनों की संख्या बराबर है। तो इसमें से आपको उचित आंसर को चुनना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जंतु 1.2 मिलियन है, इट मीन्स 12 लाख। याद करने का तरीका क्या है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोड, जिसमें 9 लाख आर्थ्रोपोड्स को सम्मिलित किया गया है। उसमें से 7.2 यानी कि 7,20,000 तो कीड़े ही है। तो वैसे ही मालूम पड़ गया अपने को कि जंतुओं की संख्या ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो जीवों का वर्गीकरण किया गया वह किस आधार पर किया गया? दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जंतुओं का वर्गीकरण जो था वो सबसे पहले उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर किया गया। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो काम के जंतु थे वो मानव ने अपने पास रखे, उनको पाला। काम के जो पादप थे उनको पहले उगाया, उनकी पहले खेती की। और जो काम के नहीं थे उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जैसे कि उदाहरण देता हूं कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ, जैव विकास हुआ, उसमें सबसे पहले कौन से जानवर को पाला था? बताओ देखो। तो आंसर होता है कुत्ता। देन ही रियर्ड हॉर्स, फिर उसने घोड़े को पाला। फिर एक बार क्वेश्चन और है, अपनी किताब में दे रखा है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया? तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव हैं, प्लांट्स एंड नंबर 2 एनिमल्स। प्लांट्स जो थे, पौधे जो थे, उन्होंने 3 प्रकार के
बताए हर्ब, shrubs and trees, शाख, शुभ और वृक्ष। और एनिमल्स को, जंतुओं को उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो में बांटा। एक को कहा गया एनीमिया, तो दूसरे को कहा गया ईनेमिया। एनीमिया का मतलब माइनस आरबीसी, यानी कि आरबीसी नहीं है, और ईनेमिया का मतलब प्लस आरबीसी, अर्थात आरबीसी उपस्थित है। जैसे अपन लोग हैं, अपन लोगों के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है कि नहीं होती है? तो अपने को एरिस्टोटल किस में रखता? ईनीमिया में। अब दूसरे देखो, जैसे कि इंसेक्ट्स का ब्लड दे लीजिए। इंसेक्ट का ब्लड जो होता है इट इज कलरलेस, रंगहीन होता है। तो उसको एरिस्टोटल ने कहां रखा होगा? ओके, so we are talking about the two kingdom classification which was given by Carolus Linnaeus, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में दो जगत प्रणाली। वो दो जगत जो थे वो कौन से दो जगत थे? यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो में बांटा, प्लांटियन, एनिमेलिया। अब बात ये आती है कि जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की भी खोज होना शुरू हो। तो उन्होंने बोला कि सर एक सेल वाला, सपोज करो क्लेमाइडोमोनास प्लांट है, मुझे बोली सर अभी प्लांट ही नहीं क्यों लग रखा है, यहाँ तो सारे बड़े बड़े मल्टी सेलुलर प्लांट्स सम्मिलित किए गए हैं। एनिमेलिया के अंदर भी सारे मल्टी सेलुलर ही थे। तो अमीबा ने बोला कि मुझे कहाँ रखो, मुझे अलग हटाओ यहाँ से। तो उनको एक और जगत बनाना पड़ा। दे क्रिएटेड द थर्ड किंगडम एंड इन दिस वे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन केम इनटू ओरिजिन। तीन जगत प्रणाली आई। ये किसने दी थी? इसका आंसर होता है आपके हैकेल साहब। मैंने हैकेल जी से पूछा, मैंने कि तीसरा जगत कौन सा बनाया आपने? तो उसने बोला कि सर मैंने जो है प्रोटिस्टा बनाया है, और प्रोटिस्टा के अंदर मैंने यूनिसेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय जीवों को रखा है। और दूसरा पॉइंट, ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे वह यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिनमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। 80s प्रकार का राइबोसोम होता है इनके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट वी आर टॉकिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट के अंदर कि जब एंड के अंदर अपने पास में 5 जगत आ जाएंगे, मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, प्लांटी होगा, एनिमेलिया, तो इन पांचों में से सबसे पहले दो कौन से बने थे? ये वाले। क्वेश्चन ये पूछा था कि 5 जगत में से तीसरा जगत कौन सा बनाया गया था? तो आंसर वाज योर प्रोटिस्टा। सो दिस वाज योर थर्ड किंगडम क्रिएटेड बाय हैकेल। नाउ वी स्विच ऑन टुवर्ड्स द 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 4 जगत प्रणाली उत्पन्न हुई। हमने पूछा साइंटिस्ट लोगों से चौथा जगत कौन सा बनाया? कि सर अभी आपने बोला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा, बैक्टीरिया तो नहीं होता, जबकि वो यूनिसेलुलर होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखने के लिए उन्होंने चौथा जगत बनाया, और ये चौथा जगत जो था वो कौन सा था? तो आंसर होता है मोनेरा। मोनेरा के अंदर इनको सम्मिलित किया गया, तो आंसर हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया। और दूसरी बात,
ये यूकैरियोटिक नहीं थे, बल्कि ये लोग प्रोकैरियोटिक थे। तो दिस इज योर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा के मेन सदस्य, मुख्य सदस्य जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। लिखा हुआ है मोनेरा के हेडिंग के नीचे एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर, पढ़ना। अब क्या हुआ, ये 4 जगत हो गए हमारे पास, और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, जिसमें कि चौथा जगत मोनेरा जोड़ा गया, वो किसने जोड़ा? तो आंसर होगा कॉपलैंड ने जोड़ा। नाउ एक और जगत बनाया गया, तो हमारे पास में कितने जगत हो गए? 5 किंगडम्स वर देयर। ये दिया था आरएच विटेकर। कब दिया था? बन सकता है क्वेश्चन 1969 के अंदर दिया। हर एक लाइन को आपको रखना है एनसीईआरटी की। एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, एवरी इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने पूरी एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की रट दी है बायोलॉजी की, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमने विटेकर साहब से पूछा कि भाई साहब आपने ये 5वां जगत कौन सा बनाया? तो उसने बोला कि सर मैंने फंजाई बनाया है। फंजाई को हम लोग कवक या फफूंद भी कहते हैं। अब बात चलती है कि भाई फंजाई को अलग से बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आपने देखा होगा चमड़े के ऊपर, मुरब्बे पर, अचार पर फफूंद लग जाती सफेद सफेद। वो लूज होती है, वो विरल होती है और बहुत सारी सेल की बनी होती है। यानी कि फंजाई को क्या माना गया? लूज एंड मल्टी सेल्यूलर। कहने का मतलब विरल और बहुकोशिकीय माना गया। तो मैंने कहा जो क्वेश्चन बनता है, चलिए आप ही बताइए, पढ़ चुके आप कि पादप जगत के अंदर जो फंजाई कवक होती है उनमें से यूनिसेलुलर फंगस कौन सी होती है? एक कोशिका से बनी हुई फंगस कौन सी होती है? तो आंसर होता है यीस्ट एंड सिंक्राइशियम। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। लोग बाग उसको फंजाई के अंदर रख देंगे, लेकिन फंजाई तो कैसी है? मल्टी सेलुलर। तो हम फिर यीस्ट को कहां रखेंगे? यीस्ट को प्रोटिस्टा में रखोगे और सिंक्राइशियम को भी आप प्रोटिस्टा के अंदर रखोगे। डन? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास, अब देखिए अमीबा। ये सब कितनी सेल के बने हुए? 1 सेल। एंड दे ऑल आर यूकैरियोटिक। सिमिलरली अमंग द फंजाई देयर आर 2 एग्जांपल्स which are your unicellular, yeast and syncytium. ओके, अब बात चली तो क्वेश्चन हमेशा याद रखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन नीट के अंदर बनता ही है। उन्होंने ये पूछा कि भाई ये जो 5 जगत बनाए गए थे इनको किस बेसिस के ऊपर बनाया गया था? तो इसके अंदर आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सुकाय संगठन। दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोशिकीय संगठन। तीसरा रिप्रोडक्शन। चौथा न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। और 5वां जो होता है वो होता है फाइलोजेनी या इवोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं जैव विकास। ये रहा हमारे पास में फाइलोजेनी। फाइलोजेनी आप जानते हैं, बात हो चुकी है पहले चैप्टर में कि सिस्टमैटिक इज इक्वल टू व्हाट? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मैंने समझाया था कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर वन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। कि जटिल जीवों की उत्पत्ति जो सरल जीवों से होती है तो उसी को हम जैव विकास या जाति वृद्धता कहते हैं। तो ये 5 आधार थे, 5 रीजन थे
जिनके आधार पर 5 जगत प्रणाली दी गई। फिर क्वेश्चन एक बार ये बना था, इन 5 रीजंस में से कौन सा रीजन, कौन सा कारण जो होता है वह मेन था, मुख्य था। तो आंसर होगा है ओशन। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 जगत प्रणाली के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी तक तो ये नीट के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया था, हम लोग पढ़ाते रहते थे। अब आ गया है इस साल से किताबों के अंदर कि 6 जगत प्रणाली जो थी, यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, वह किसने दिया था? तो आंसर होता है बाय वोज ने दिया था। हमने पूछा वो साहब से कि भाई 6 जगत कैसे हो गए? तो उसने बोली सर देखो, ये मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटी, ये एनिमेलिया, 5 तो थी। उन्होंने क्या करा, मोनेरा को 2 में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब पुराने बैक्टीरिया और यू का मतलब वास्तविक बैक्टीरिया। दोनों तरफ देखो सर, ये आर्की हो गया और ये यू बैक्टीरिया हो गया। 6 हो गए ना, ये 4 तो ये एक को उन्होंने 2 में बांटा, तो ये 6 के अंदर बट गए। इसी पॉइंट को उन्होंने बताया है कि बाद में इनके 3 डोमेन्स बना दिए गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया, या आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यू कैरिया। पॉइंट शुड बी नोटेड। तो अब हम चालू करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा को यदि आप देखते हैं तो क्या कहानी है मोनेरिल्स की? देखा जाए तो मोनेरिल्स जो है सबसे पहले 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक थे, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले आए, यूनिसेलुलर थे, फिर लूज मल्टीसेलुलर आए, फिर मल्टीसेलुलर वाले आए। तो क्या हुआ? जैव विकास हुआ। अब मोनेरा के जो मुख्य सदस्य हैं वो कौन है? तो आंसर होता है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कौन से क्लास में, वर्ग में रखा गया है? तो आंसर होता है शाइज़ोमाइसीडीज। क्यों रखा गया? पहले बहुत क्वेश्चन आता था। दुनिया के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वह बाइनरी फिशन करते हैं, द्विविभाजन करते हैं। तो द्विविभाजन, बाइनरी फिशन के कारण इनको शाइज़ोमाइसीडीज वर्ग में रखा गया है। अब अपन बात करते हैं आवास व निवास, हैबिट एंड हैबिटेट। कहां मिलते हैं बताओ बैक्टीरिया? दुनिया की हर जगह पर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। वो अगल बगल भी होंगे, मेरी खोपड़ी पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, नाक के अंदर भी बैक्टीरिया होगा, पानी में भी बैक्टीरिया, पर्वत पर भी बैक्टीरिया, हर जगह पर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वह विश्व जनित होता है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है?
आकृति के आधार पर जीवाणु कितनी प्रकार के होते हैं, फ्लैजेला वितरण के आधार पर जीवाणु कितनी प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वह हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक। जब भी किसी की संरचना का अध्ययन करते हो तो बाहर से अंदर चलो। जैसे ये अपनी स्किन है, जब मानव के बारे में बताया जाता है सबसे पहले त्वचा के बारे में बताया जाता है, फिर उसको चीर दिया जाता है, फिर अंदर जो जो सिस्टम्स होते हैं उनको एक एक करके पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है उसको अगर आप देखोगे तो ये रहा बैक्टीरिया की सेल वॉल, कोशिका भित्ति हम इसको कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति होगी साहब। इसके बाहर भी एक लसलसी परत होती है, ये जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्वेश्चन आया था यही वाला नीट के अंदर कि जीवाणु की, बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो आंसर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसमें भी रफा है क्या कि यदि इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है तो फिर इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम संपुट या कैप्सूल कहेंगे, और यदि इसके अंदर शुगर है तो हम इसको अवंपक परत यानी कि स्लाइम लेयर कहेंगे। अवंपक परत, स्लाइम लेयर। ये क्वेश्चन बन चुका है, हम चेंज करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स में यदि नाइट्रोजन होगा तो फिर वो क्या कहलाती है, संपुट कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर यदि शर्करा होगी तो परत क्या कहलाएगी, अवंपक परत। जीवाणु की सबसे बाहर वाली परत को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। बात खत्म। कोशिका भित्ति उसके नीचे पाई जाती है। इट डू नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू गेट बर्स्ट, ये जीवाणु को फटने नहीं देती है। क्वेश्चन ये बनता है कि कोशिका भित्ति जीवाणु की, बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, तो आंसर होता है पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है किसके बीच में, अमीनो अम्लों के बीच में। इसके अंदर दो अमीनो अम्ल होते हैं, एक कहलाता है नाद और एक कहलाता है नाम। नाद का मतलब होता है एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और नाम का मतलब होता है एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ग्लाइकेन का मतलब क्या हो गया, शुगर। क्या हो गया, शुगर। तो नाग एंड नाम के दो अमीनो एसिड होते हैं जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। डन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपने। अब हम चले नीचे। नीचे हमने देखा तो कौन आई,
सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जो मैं पीले रंग से बना रहा हूं, ये अकेली झिल्ली है। और इसके अलावा कोई झिल्ली नहीं बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर झिल्ली होती है, गोल्गी बॉडी के चारों ओर झिल्ली होती है, मगर मॉन्ड्रेन्स के अंदर झिल्ली से आवृत मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते। सो बी केयरफुल। इसका मतलब न तो इसके अंदर गोल्गी बॉडी होगी, न कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, न माइटोकॉन्ड्रिया होगी, न ईआर होगी। सिर्फ ये खाली मैदान होगा जहां पर कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। मैंने पूछा कि भाई ये सेल वॉल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, ये जगह क्या कहते हैं? तो उन्होंने बोला कि सर एक बार क्वेश्चन बना था, इस जगह को कहते हैं परिद्रव्य अवकाश यानी कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस, which is equivalent to लाइसोसोम। जो किसके समान कार्य करता है? लाइसोसोम के समान। आप जानते हैं लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैलियां कहते हैं। ओके, फिर मैंने पूछा मैंने कि ये कोशिका झिल्ली ये क्या है? सर ये अंतर्वलित हो चुकी है, इनवेजिनेटेड हो चुकी है, और इसके झिल्ली पर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्वसन के समय ऑपरेट होता है। तो हमने कहा ईटीएस तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मगर ये स्ट्रक्चर जिसे आप पेरिफेरल मीजोजोम कह रहे हो, परिधीय मीजोजोम, वह माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कार्य करता है। इधर चले तो बोले सर ये भी है, इसको मीजोजोम कहते हैं, लेकिन ये केंद्रीय मीजोजोम है, सेंट्रल मीजोजोम। ये सेंट्रल मीजोजोम जो होता है, इसके दो काम होते हैं। बनता है क्वेश्चन, होगा क्या इस जगह पर ऐसा एक द्विरज्जु की डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो बना हुआ मिलेगा। तो हमारे अंदर तो डीएनए कैसा होता है? ऐसा होता है, द्विरज्जु की द्विरज्जु, मगर हमारा कैसा होता है? रेखीय। इनका कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक, तो डीएस सर्कुलर डीएनए हमको मिलता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है, जैसे ये प्रतिकृति होगी, अलग अलग हुआ, फिर दो नए डीएनए बन गए, इसी को हम डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति कहते हैं। तो ये जो केंद्रीय मीजोजोम है, ये डीएनए की प्रतिकृति करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरा, यह जब दो डीएनए के अंश बन जाते हैं बाइनरी फिशन के दौरान, तो क्रॉस वॉल बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो है क्रॉस वॉल फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है? क्रॉस वॉल फॉर्मेशन करता है। अब ये आपका डीएनए रहा,
ये आपका डीएनए जो होता है इसके ऊपर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। हम लोगों के अंदर जो डीएनए होता है वो भी नेगेटिव है और वह हिस्टोन्स के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए हमारी बॉडी न्यूट्रल रहती है। हमने जीवाणु से पूछा भाई तेरे अंदर हिस्टोन है क्या? तो बोली सर नहीं है। तो मैंने फिर तेरे ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो बोली सर उसके स्थान पर क्या पाए जाते हैं? पॉली अमीन्स मिलते हैं। तो दीज आर योर पॉली अमीन्स। दो प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटिन एंड कैडवरिन। बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि हिस्टोन के स्थान पर इनके अंदर पॉली अमीन्स पाए जाते हैं। चलिए, अब होता क्या है कि ये तो आपका कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये ऐसे, जैसे हमारे शरीर में से बाल निकलते हैं ना, ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर निकला हुआ रहता है। आपने पूछा सर ये क्या है? तो मैंने कहा कि इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो चीजें कह सकते हैं आप। ये इधर ले लेता हूं। एक बोला फिम्ब्री और एक बोला पिल्ली या पिल्लाई। ये दो चीज एक ही है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। जैसे कि फिम्ब्री में से क्वेश्चन बना था कि फिम्ब्री किस काम में आती है, तो आंसर होता है चट्टानों से चिपकने में मदद करती है। और पिल्ली क्या करती है? दो तरह की होती है, सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव। जब दो बैक्टीरिया जैसे कि प्लस और माइनस यानी कि नर और मादा पास पास आते हैं तो उनके बीच में अनुवांशिकी पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए जो पिल्ली उत्तरदायी होती है उसको हम सेक्स पिल्ली कहते हैं, लिंग पिल्ली कहते हैं, जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। जीवाणु के अंदर जो सबसे पहले पैदा हुए मान लेता हूं कौन से प्रकार का राइबोसोम था? तो आंसर होता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब मैंने देखा कि कुछ इस प्रकार की लंबे लंबे धागे मुझे निकलते हुए दिखाई दिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इनको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। फ्लैजेला के वितरण के आधार पर अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं। वो कैसे होते हैं? Let us see. On the basis of distribution of the flagella, many types of bacteria are there. वो मैं चार्ट आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो फ्लैजेला यदि उपस्थित नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि यह एट्राइकस है, यानी कि अप्रशाभिक है। और यदि फ्लैजेला उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग ट्राइकस कहेंगे, यानी कि कशाभिक कहेंगे। एट्राइकस का मतलब नो फ्लैजेला अराउंड द बॉडी, टकलू है, एक भी फ्लैजेला उसके शरीर पर नहीं मिल रहे हैं। अब आता है कि यदि एक बैक्टीरिया की एक ही फ्लैजेला है तो हम उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। मोनोट्राइकस। और यदि एक कशाभिक हो गया और यदि दोनों सिरों पर एक एक कशाभिक है
इसको बोलते हैं उभय कशाभिक, यानी कि एम्फी ट्राइकस। और यदि अब बनता है क्वेश्चन नीट का कि दोनों सिरों पर ये गुच्छे मिलेंगे, ये गुच्छ कशाभिक, गुच्छों के रूप में दोनों सिरों पर, इसको हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। जो मेरा अनुभव है, क्वेश्चन हमेशा इसमें से ही बनता है। और यदि बैक्टीरिया की चारों तरफ ये कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं तो हम इसको बोलते हैं पेरिट्राइकस, परिकशाभिकी। So in this way, on the basis of distribution of flagella, फ्लैजेला के वितरण के आधार पर मुख्य रूप से दो कैटेगरीज, एट्राइकस एंड ट्राइकस। अगर नहीं है तो अकशाभिक या एट्राइकस, और अगर है तो ट्राइकस। वो उसमें अगर एक कशाभिक है तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ एक एक है तो एम्फीट्राइकस, दोनों तरफ गुच्छों में है तो लोफोट्राइकस, और चारों तरफ है तो पेरिट्राइकस कहलाता है। डन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of shape, आकृति के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, यानी कि शेप यानी कि आकृति के आधार पर। नंबर 1, कोकस। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो गोल होते हैं। अब अगर एक गोलाकार है तो मोनोकोकस, इसको बोलेंगे मोनोकोकस। अगर दो है, जुड़वा है, तो डिप्लोकोकस। और अगर श्रृंखला में है, मोतियों की माला के समान, तो स्ट्रेप्टोकोकस। और यदि घनाकार है या अंगूर के गुच्छे के समान है तो हम उसको बोलेंगे स्टैफिलोकोकस। So this is your स्टैफिलोकोकस। तो हमारी नीट के अंदर ये नहीं है, हमारे सिर्फ ये दे रखा है कि कोकस जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। नंबर 2, बेसिलस, रॉड शेप। अगर एक रॉड है तो मोनोबेसिलस, दो रॉड पास पास है तो डिप्लोबेसिलस, तीन रॉड पास पास है, श्रृंखला है तो स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्टेफिलो नहीं बन सकता, हमें मालूम है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास में है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिलाकार, ऐसा। सबसे बड़ा बैक्टीरिया स्पाइरल ही होता है, बेगिया टोआ कहते हैं, विच इज अ सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया। सबसे छोटा जो होता है दैट इज योर डायलिस्टम नीमोसिंटिस। हालांकि अभी तो बहुत सारे आ गए, रोज नए नए वायरस पैदा हो रहे, तो बैक्टीरिया भी तो पैदा हो रहे होंगे ड्यू टू म्यूटेशन। नंबर 4, विब्रियो। विब्रियो बोले तो कॉमाशी, विब्रियो कोलाई, विब्रियो कोलरी। कई बैक्टीरिया जिनकी कॉमा आकृति होती है उनको हम लोग बोलते हैं कि यह विब्रियो है। इस प्रकार से आकृति के आधार पर 4 प्रकार के जीवाणु इन्होंने अपने को दे रखे हैं। नंबर 1 कोकस, नंबर 2 बेसिलस, नंबर 3 स्पाइरल एंड नंबर 4 विब्रियो। इसके बाद में हम आगे और पढ़ेंगे बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में। कब? अगले एपिसोड।